जो अपने दिल से काम नहीं करते वो हासिल तो करते हैं, लेकिन बस खोखली चीजें। अधूरे मन से मिली सफलता अपने आसपास कड़वाहट पैदा करती है। बाल साधना परिवार की केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में नरेश जांगिड़ आप सभी बच्चों का एक बार पुनः है हार्दिक अभिनंदन करता है। कल तक बेटा अपन ने जो पढ़ा था वीडियोज में, उनमें सबसे पहले अपन होमवर्क के क्वेश्चंस करते बेटा। कल आपको क्वेश्चन दिया था एक, पहला क्वेश्चन ये दिया था होमवर्क के लिए, प्राकृतिक व संश्लेषित बहुलकों के उदाहरण बताइए। तो प्राकृतिक बहुलक जो होते हैं उनमें आप कपास है, ऊन है, सेलुलोज है, रबड़ है, स्टार्च है, न्यूक्लिक एसिड है, ये सारे प्राकृतिक बहुलक हो जाएंगे। बात करें संश्लेषित बहुलकों की, जिनको लेबोरेटरी के अंदर तैयार किया जाता है, उन बहुलकों की अपन बात करें तो उन बहुलकों में यदि अपन लें तो पॉलीथीन है, नाइलॉन है, पीवीसी है, पॉलीएस्टर है, पॉलीथीन है, ये सारे एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे बेटा? आपके जो संश्लेषित बहुलक है उनका हो जाएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन दिया था आपको पिछले वीडियो के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, नाइलॉन डबल सिक्स का रासायनिक सूत्र दीजिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा बेटा? देखिए, नाइलॉन डबल सिक्स का निर्माण हेक्सामेथिलीन डाइअमीन व एडिपिक अम्ल एकलकों के द्वारा होता है, जो एक पॉलीएमाइड बहुलक है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताई थी पीछे की वीडियोज में, नाइलॉन डबल सिक्स में डबल सिक्स का तात्पर्य क्या होता है कि इसके एकलकों में, दोनों एकलकों में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? प्रत्येक में 6 है। मैं बना रहा हूं बेटा। ये बेटा हेक्सामेथिलीन डाइअमीन में एक हाइड्रोजन इधर से निकल गया, एन यूनिट थी, और एक OH इसका निकल गया, पॉलीएमाइड बॉन्ड बन गया। देखिए आप बेटा, पीछे की वीडियोज में चर्चा कर रहे थे। ये देखिए बेटा, ये है नाइलॉन डबल सिक्स पॉलीमर का रासायनिक सूत्र। ये जो पार्ट है ये तो हो गया आपका पहले मोनोमर का हेक्सामेथिलीन डाइअमीन 6 कार्बन इशू, और दूसरा जो पार्ट है वो एकलक अणु, वो ये है एडिपिक अम्ल, 1 4 और 1 5 और 1 6, इधर से OH इधर से हाइड्रोजन, जल का अणु निकल गया। ऐसे इन दोनों के बीच में से यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH, पीछे की वीडियोज में आपको पढ़ाया है। इस तरह से एकलक अणु आपस में जुड़कर, और कई यूनिट ऐसे जुड़ेंगी, कई यूनिट होंगी, और इससे क्या बनेगा? नाइलॉन डबल सिक्स बहुलक बनेगा। इसी तरह से आपको पीछे की वीडियोज में बताया था, एक क्वेश्चन और दिया था, समबहुलक और आपका जो सह बहुलक या विषम बहुलक के उदाहरण। तो इनके उदाहरणों में अपन लेना चाहिए समबहुलक का उदाहरण, जैसे पीवीसी है, पॉलीप्रोपिलीन है, पॉलीथीन है, टेफ्लॉन है, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके समबहुलक के सह बहुलक। सॉरी, समबहुलक कौन से होते हैं जिनमें एकलक अणु एक जैसे होते हैं? पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन, ये एग्जाम्पल किस हो जाएंगे? समबहुलक के। जबकि सह बहुलक जो होते हैं उनमें एकलक इकाइयां एक से अधिक प्रकार की होती हैं। इनके उदाहरण लेना चाहिए, जैसे नाइलॉन डबल सिक्स, ग्लिप्टल रहा, बेकेलाइट रहा, ब्यूना एश रहा, ब्यूना एन रहा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जिसके बारे में आपको प्रॉपर पता होना चाहिए और आपके कंपटीशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में चर्चा मैंने आपको पीछे की वीडियोज में ये बताया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो तापदर्द और तापसुनम में, और दूसरा समबहुलक और सह बहुलक। आपको बेटा 10 के चैप्टर में पीछे मैंने आपसे एक कंपटीशन का पेपर सोल्व करवाया था, एक टेस्ट पेपर लिया था ऑब्जेक्टिव। आज अपन इस वीडियो में उसको सोल्व करते हैं। पहले तो देखिए बेटा, आपको जो क्वेश्चंस करवाए थे वो इस तरह के क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन ये था, 2,6 डाइमेथिल हेप्टेन के मोनो क्लोरीनीकरण करने पर
उत्पन्न करता है। तो बेटा सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। 2,6 डाईमेथिल हेप्टेन। हेप्टेन का मीन कितना हुआ, कार्बन कितने हो जाएंगे, हेप्ट 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 2 6, तो मान लीजिए इधर से नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 ये हो गया, मैथिल 6 ये हो गया, ये क्या हो गया 2,6 डाईमेथिल हेप्टेन। अब आप देखिए इसमें हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन कितने प्रकार के हैं, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, और ये भी क्या होगी 3 डिग्री। आपको ऐसा इक्वेशन मैंने एन ब्यूटेन व एन हेप्टेन का 10 के चैप्टर में एक्सरसाइज करवाई थी मैंने, हेलो एरिन को पढ़ाने से पहले एक्सरसाइज करवाई थी, काफी अच्छे क्वेश्चन की। उस क्वेश्चन के बेस पर हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, कितने प्रकृति के हाइड्रोजन इस अणु के अंदर, 3 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। 3 होने से बनने वाले हैलोजन व्युत्पन्न भी कितने होंगे, 3 हैलोजन व्युत्पन्न इसमें से फॉर्म होंगे। बेटा काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए। कितना होगा, 3 व्युत्पन्न। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, अपन पूरा एक्सरसाइज विथ सॉल्व करके इसको अपन कॉन्सेप्ट के साथ अपन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दूसरा, निम्न विक्रिया के क्रम में उत्पाद सी क्या होगा, ये एन प्रोपिल ब्रोमाइड या 1 ब्रोमोप्रोपेन एल्कोहलिक की ओर सप्लाई करेंगे। तो आपको कंडीशन बताई थी, कंडीशन को देखकर आप रेगुलर पढ़ रहे होंगे आई होप। यदि आप रेगुलर नहीं पढ़ रहे तो अपना बहुत नुकसान कर रहे हैं बेटा, ये वीडियोज आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं रहने वाले। हम भी प्रयास कर रहे हैं, तो आप रेगुलर पढ़ेंगे। एल्कोहलिक के ओर से दिखा, एल्कोहलिक अक्षार दिखा, आपको कॉन्सेप्ट करवाइए मैंने। एल्कोहलिक अक्षार की उपस्थिति में विलोपन अभिक्रिया होती है और इससे एल्किन फॉर्म होता है। यहां से ये, यहां से एक हाइड्रोजन और एक यहां से Br, CH3 CH2 CH2 Br, वी हाइड्रो एलोजीनीकरण की प्रक्रिया होगी और इससे क्या फॉर्म होगा, प्रोपीन। क्या अप्लाई किया है, एल्कोहलिक KOH, और इससे बना प्रोपीन। तो एक कंपाउंड क्या होगा इस क्वेश्चन में, ए क्या होगा, प्रोपीन। HBr अटैच करेंगे इससे, तो क्या बन जाएगा, HBr अटैच करेंगे तो बन जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन, मार्कोनिकोफ नियम से 2 ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा। 1 ब्रोमो प्रोपेन को किसे बदल दिया, 2 ब्रोमो प्रोपेन में। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने ऐसा क्वेश्चन आपसे करवाया था, एक अलग से एक्सरसाइज करवाई थी। और फिर इस पर अपन जलीय KOH को अप्लाई करेंगे। जलीय क्षार की उपस्थिति में प्रतिस्थापन, जबकि एल्कोहलिक क्षार की उपस्थिति में विलोपन अभिक्रिया होती है। आपको पीछे पढ़ा है ऐसा क्वेश्चन। तो इसमें क्या होगा बेटा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया से अपने को प्राप्त हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल। क्या बन जाएगा, प्रोपेन टू ऑल विथ सॉल्यूशन। क्लास में अपन ऑनलाइन क्लास में इसको सोल्व कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ना बेटा, मैं फाउंडेशन क्लासेज वगैरह में भी पढ़ा चुका हूँ, काफी दिन पढ़ा चुका हूँ, बट मेरा अनुभव आपके लिए तब फायदेमंद होगा जब आप रेगुलर क्लासेज को देखते हैं, किसी भी वीडियो को मिस नहीं करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो आपके लिए एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। और आप ऐसा नहीं करते हैं बेटा, रेगुलर वीडियोस को नहीं देखते हैं, तो मेरा अनुभव और ये एक्सरसाइज आपके कोई काम नहीं आने वाली, बेकार की चीजें बेटा। एक होता है लूजर, एक होता है चैंपियन। आपको चैंपियन की तरह बनना है। लूजर जो होता है ना, वो ऑलवेज चीजों से दूर भागता है, काम से दूर भागता है। आपको लूजर नहीं बनना, आपको चैंपियन बनना है। चैंपियन खुद आगे बढ़ता है काम करने के लिए, तो आपको चैंपियन की तरह अपना काम करना, चैंपियन की तरह, और इसी से आपका फ्यूचर है वो सिक्योर होगा। और हमारा प्रयास बहुत ही आपके लिए फायदेमंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म को जलीय NaOH के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा। तो आपको ऐसा क्वेश्चन, आपको क्लोरोफॉर्म की जो रासायनिक गुणधर्म है उनमें आपको पढ़ाया था। पहले तो क्या बनेगा बेटा, फॉर्मिक एसिड, और इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे ना, फाइनली अपने को क्या बनेगा, इससे सोडियम फॉर्मेट बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम फॉर्मेट। नेक्स्ट है चौथा, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण हो रहा है, इन कंडीशन में फोर्जिन बन रहा है। आपको पीछे पढ़ाया गया, क्लोरोफॉर्म पे रंगीन बोतलों में
बंद करके मुंह तक भरकर प्रयोगशाला में अंधेरे में रखा जाता है तो क्या होगा? न तो अपचयक, न ऑक्सीकरक, प्रकाश और वायु होगा। आंसर क्या आएगा इसका? सी। आई होप आपके आंसर राइट होंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विधि क्लोरोफॉर्म व विरंजक चूर्ण व एथेनॉल को बनाने के दौरान नहीं होती? तो जल अपघटन पहले प्रक्रम में होता है, नहीं होती। क्वेश्चन में क्या पूछा गया बेटा? नहीं होती। तो जल अपघटन पहले प्रक्रम में होता है, दूसरे प्रक्रम में ऑक्सीकरण होता है, एक प्रक्रम में क्लोरीनीकरण होता है। हाँ, अपचयन नहीं होता, नहीं पूछा गया। तो आंसर क्या आएगा? अपचयन। वेरी सिंपल। हेलोफॉर्म किस प्रकार का ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है? देखिए बेटा, हेलोफॉर्म का फॉर्मूला अपन राइट करें, CH3। कार्बन कितना है? 1। और 1 के लिए क्या यूज करते हैं? मैथ। रूट वर्ड क्या यूज करते हैं? मैथ। वेरी सिंपल। क्या आएगा आंसर? मैथेन। हेलोफॉर्म किस प्रकार के ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न होते हैं? मैथेन के ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न होते हैं। वेरी सिंपल, आप देख लीजिए विद सॉल्यूशन, बहुत ही सिंपल। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री कितना इजी है, मगर इजी उन्हीं बच्चों को लगेगी जिन बच्चों की वोकैबुलरी कॉन्सेप्ट, जिन बच्चों को प्रॉपर आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। एक एरोमेटिक कंपाउंड के साथ हेलो एल्केन की क्रिया सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं तो अभिक्रिया का प्रकार क्या होगा? वुर्ट्ज अभिक्रिया। सम संख्या कार्बन युक्त एल्केन बनते हैं, सरल प्रकार की वुर्ट्ज अभिक्रिया, और एल्किल समूह अलग अलग हो हेलो एल्केन में और ये अभिक्रिया करवाई जाए तो मिश्रित वुर्ट्ज अभिक्रिया कहलाती है, वो अलग प्रकार से। तो यहाँ क्या आएगी? वुर्ट्ज अभिक्रिया। वेरी सिंपल। इनमें से अधिकांश क्वेश्चन कंपटीशन के पेपर में आए हुए। एक कंपाउंड जो क्लोरोफॉर्म पर तैरता है और क्लोरोफॉर्म के फोजिन में परिवर्तन को रोकता है, कंपाउंड का नाम क्या होगा? वेरी सिंपल, एथेनॉल। आपको यूं पढ़ाया गया 1% एथेनॉल मिलाकर और क्लोरोफॉर्म के अंदर एथेनॉल मिलाकर रखा जाता है। क्यों? अल्प मात्रा में बनी हुई फोजिन को एथेनॉल क्या कर देता है? अविषाक्त डाई एथिल कार्बोनेट में बदल देता है। आपको ध्यान आ रहा, पीछे की वीडियोज में जो 10 के चैप्टर में आपको पढ़ाया गया उसमें आपको बताया गया बेटा। वेरी सिंपल। देखिए कितना सिंपल है, बिल्कुल इजी वे में आप इनको सोल्व कर सकते हैं, बशर्ते आप रेगुलर वीडियोस को देखते हैं, तैयारी भी रेगुलर करते हैं, सुबह रेगुलर सभी सब्जेक्ट की वीडियोस देखते हैं, शाम के समय दोपहर के बाद आप रेगुलर अपनी तैयारी करते हैं, पढ़ाएगा जो मैटर है उसको तैयार करते हैं, रेगुलर करते हैं। तो आई होप आप यदि ऐसा कर रहे हैं तो 101% आने वाला समय आपका होगा, आप चैंपियन बनेंगे, लंबी रेस के घोड़े बनेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ फ्रीऑन है? तो फ्रीऑन कार्बन के साथ फ्लोरीन क्लोरीन को जोड़ दिया जाए तो बने हुए यौगिक क्या कहलाते हैं? फ्रीऑन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाते हैं। इनमें देखिए ये है, बिल्कुल है, ये नहीं है, यह भी नहीं है, ये क्लोरोफॉर्म है, ये मेथेन है, यहाँ क्लोरीन नहीं है, हाइड्रोजन है। इसमें देखिए आप क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन तीनों प्रकार के यौगिक हैं, तीनों प्रकार के तत्व उपस्थित है, सॉरी। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए। नेक्स्ट 10वां और लास्ट, ऐसा युग्म जो हेलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाता है। तो आपको देखिए बेटा ऐसा करवाया था, संरचना ए वाला यौगिक और संरचना बी वाला कंपाउंड, जिनकी संरचना इस प्रकार की होती है, जहां एल्किल आर एल्किल समूह या हाइड्रोजन हो सकता है, ऐसा पढ़ाया गया। ये संरचना बी वाला कंपाउंड है। अब आप इनमें देखिए, ये ए वाला आपको ऐसे पढ़ा था, पहले पद में ऑक्सीकरण होता है हेलोजन द्वारा और संरचना बी में कन्वर्ट होता है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा हेलोफॉर्म यौगिक बनते हैं, उनके नाम के आधार पर अभिक्रियाओं के नाम ये दी थी। अब आप ये दोनों संरचना आपको याद है तो इस कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब आप यहां देखिए, पहले ऑप्शन में दोनों एल्कोहल है, मैथेनॉल, ये स्ट्रक्चर नहीं हो सकती बेटा। दूसरे में ब्यूटेनॉन, 1 ब्यूटेनॉल है, 1 ब्यूटेनॉल, तो ये भी नहीं हो सकती। 2 ब्यूटेनॉल तो पॉसिबल है। इन दोनों संरचनाओं में खास बात, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, कितनी? वो भी 3। ये कोचिंग क्लासेज में पढ़ाते हैं बेटा, ये कंडीशन होती, अल्फा हाइड्रोजन कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए संरचना ए और बी दोनों यौगिकों में। और तीसरा जो ऑप्शन है प्रोपेनॉन, यहां CH3 कर दो तो प्रोपेनॉन बन जाएगा, और 2 प्रोपेनॉल, तो यहां बेटा देखिए मैं आपका यहाँ CH3 कर दूं
तो ये भी क्या जाएगा स्ट्रक्चर ए, और CH3 यहाँ टेस्ट कर दूं तो प्रोपेनॉन कीटोन टू प्रोपेनॉल, तो CH3 कर दूं। हाँ, ये सी वाला जो है बिल्कुल आंसर होगा। आई होप बेटा आपके 10 में से 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स होंगे, यदि आप रेगुलर पढ़ रहे तो ऐसा है। और कुछ बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, पीछे के वीडियोज में मैंने आपका एक इसी 10वें चैप्टर में आपका टेस्ट लिया था 20 मार्क्स का, कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया था और उनके 90 मार्क्स आए हैं। आप भी रेगुलर ऐसा कीजिए बेटा, अपने आप को ढालो, इस सांचे में डालो बेटा। हमें भी काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाने वाला सब कुछ इस कोरोना काल में चल रहा है। आप भी अपने आप को डालो, हार्ड वर्क करो, चैंपियन बनो, कुछ भी कैसी भी कंडीशन हो उसमें से निकलने का प्रयास करो। चलिए बेटा, समय बर्बाद न करते हुए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम अपन आगे बढ़ते हैं। जो अपन पढ़ रहे थे बहुलक के अंदर, आप कमेंट्स करेंगे आपके कितने मार्क्स आए हैं, सभी बच्चे अपना कमेंट्स करके इसको भेजेंगे कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। रेगुलर मेहनत करेंगे। अगला पढ़ रहे थे अपन बहुलीकरण की, वर्गीकरण पढ़ रहे थे बहुलीकरण का, बहुलीकरण की विधियां। बहुलकों का वर्गीकरण अपन ने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया। अब जो पॉलीमेरिसेशन की जो मेथड है उस बेस पर उसके जो टाइप हैं उसके टाइप अपन पढ़ते हैं यहाँ। एक होता है, दो प्रकार है, एक होता है योगात्मक बहुलीकरण या योगज बहुलीकरण, और दूसरा होता है संगनन बहुलीकरण। योगात्मक बहुलीकरण और संगनन बहुलीकरण। योगात्मक बहुलीकरण में क्या होता है, जब एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर बहुलक का निर्माण करती हैं तो कौन सी क्रिया होगी, योगज या योगात्मक प्रक्रिया होगी, इनके नाम से स्पष्ट। अब योगात्मक या योगज में पीछे की वीडियोज में आपको पढ़ाया था योगज बहुलक और संगनन बहुलक में। योगज क्रिया में या योगज बहुलीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है, छोटे अणु का निष्कासन नहीं होता। पीछे की वीडियो में आपको पढ़ाया गया, कोई भी अणु का जब एकलक आपस में जुड़ते हैं तो किसी भी छोटे अणु का विलोपन नहीं होता। छोटे अणु जैसे जल, अल्कोहल, HCl, अमोनिया, इस तरह के छोटे अणु का निष्कासन नहीं होता। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर बहुलक निर्माण करती हैं तो वो प्रक्रिया कौन सी होगी, योगज। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, योगात्मक बहुलीकरण। पुनः रिपीट कर दूं, समान या भिन्न प्रकार के असंतृप्त एकलक अणु के योग से जब बहुलक का निर्माण होता है तो उसे क्या बोलते हैं, योगात्मक बहुलक, बहुलीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। इसमें जो एकलक होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बात, यहां एकलक अणु जो होंगे वो क्या होंगे, असंतृप्त होंगे। असंतृप्त का तात्पर्य क्या होगा बेटा, जिनमें कार्बन कार्बन या तो डबल बॉन्ड होगा या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। कार्बन डबल बॉन्ड एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, जैसे एल्कीन, एल्काडाइन या इनके व्युत्पन्न यौगिक, वो एकलक अणु होंगे और वो आपस में जुड़ेंगे योगज बहुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा और बने जो बहुलक अणु को कहेंगे योगज बहुलक, और ये जो प्रक्रिया बहुलक निर्माण की उसे कहेंगे योगात्मक बहुलीकरण। इसमें एकलक इकाइयां उत्तरोत्तर बढ़ने वाली श्रृंखला के रूप में जुड़ती हैं, अतः इसे श्रृंखलावर्ती बहुलीकरण भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, श्रृंखलावर्ती बहुलीकरण भी कहा जाता है। यहां एकलक अणु जो होते हैं वो अक्रिय होते हैं, अतः इनको सक्रिय करने के लिए कुछ प्रारंभिक पदार्थों को काम में लेते हैं, कुछ प्रारंभिक पदार्थों को काम में लेते हैं जिनको इनिशिएटर प्रारंभिक पदार्थ कहते हैं। ये जो पदार्थ होते हैं अक्रिय एकलक अणुओं को सक्रिय कर देते हैं, जिससे वो आपस में जुड़कर और बहुलक का निर्माण करती है, योगात्मक बहुलीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। ये जो प्रारंभिक पदार्थ हैं, इनिशिएटर हैं, ये मुक्त मूलक। अब यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो गए हैं जो कॉम्पिटिटिव लाइक कंपटीशन के पेपर में पूछे जाते हैं, मेडिकल और इंजीनियरिंग के पेपर में पूछे जाते हैं, तो काफी इन पर आप ध्यान रखेंगे बेटा। मुक्त मूलक हो सकते हैं या आयनिक स्पीशीज हो सकती है। फ्री रेडिकल
या आयनिक स्पीशीज इनिशिएटर होते हैं जो अक्रिय एकलक अणुओं को सक्रिय करते हैं, जिससे वो आपस में जुड़कर उत्तरोत्तर श्रृंखला के रूप में जुड़कर और योगज बहुलक का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? योगात्मक बहुलीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। दूसरे होते हैं संगनन बहुलीकरण, जिसमें एकलक जो इकाइयां हैं आपस में जुड़कर संगनन क्रिया द्वारा बहुलक का निर्माण करती है। संगनन बहुलीकरण कहलाता है। संगनन बहुलीकरण में क्या होता है? छोटा अणु जैसे जल का, अल्कोहल का, HCl का, अमोनिया का जनरली निकलते हैं, लेकिन यहाँ अपन जो पढ़ते हैं जनरली जल का अणु निकलता है। छोटे अणु का निष्कासन होता है। एकलक अणु आपस में जब जुड़ते हैं तो इस प्रकार के बहुलक निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है संगनन बहुलीकरण की प्रक्रिया। आगे अपन इसके योगात्मक बहुलीकरण में जो इनिशिएटर होते हैं उनके आधार पर, क्रियाकारी पदार्थों की प्रकृति के आधार पर योगात्मक बहुलीकरण की प्रक्रिया है वो दो प्रकार की होती है, एक मुक्त मूलक और दूसरे आयनिक स्पीशीज। आने वाले वीडियोज में अपन ये पढ़ेंगे। तो बेटा रेगुलर मेहनत करेंगे और कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से सभी बच्चे अपने मार्क्स हैं कि आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए उनको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे, कमेंट करेंगे उसका। एक बार पुनः मैं जाते वक्त आपसे कह रहा हूं कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सभी बनना चाहिए आप जैसा। जय हिंद, जय भारत।